हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। और आज अपन सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका है इंडिया यूके एफटीए का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो बेसिकली हुआ ये था, स्टोरी ऐसे थी कि बहुत टाइम से चल रहा है कि इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा एंड दे हैड सेट अ दिवाली डेडलाइन, जो अब अपीयर आउट हो रही है कि इट्स गोइंग टू बी मिस्ड ऑन। हालांकि ये भी स्पेकुलेशन है कि ऋषि सुनक माइट विजिट इंडिया शॉर्टली और एफटीए के को फाइनलाइज कर दे, बट देर आर नंबर ऑफ इश्यूज जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं अभी भी प्रॉब्लमैटिक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। सिंपल शब्दों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि दो ब्लॉक्स हैं या कंट्रीज हैं या स्टेट्स हैं, लेट अस से ए और बी। जब ए बी पर कोई भी कमोडिटी एक्सपोर्ट करता है तो बी सर्टेन ड्यूटीज लगाता है। इसको इस कंट्री के लिए बोलेंगे इंपोर्ट ड्यूटी। अब इस ड्यूटी की वजह से क्या होता है कि सपोज 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें 10% इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, तो कितना हो गया, 110 रुपए का प्रोडक्ट हो गया बी में। देयरफॉर द प्रोडक्ट बिकम्स कॉस्टली। और बहुत सारे प्रोडक्ट में अप टू 100% तक की इंपोर्ट ड्यूटी है। तो ऐसा हुआ तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 200। इट बिकम्स अनसस्टेनेबल फॉर गुड्स टू बी ट्रेडेड। अब यदि आप ऐसा समझोगे तो कंट्रीज ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि इन्हें अपना लोकल मार्केट बचाना होता है, इसलिए दे इम्पोज सर्टेन टाइप ऑफ ड्यूटी। हालांकि आप ये भी समझो, जितना ज्यादा इंटीग्रेटेड ट्रेड होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी इंटीग्रेटेड होगी। द मोर द इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड, उससे क्या होगा, जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो उसके सब कंपोनेंट्स आप इंपोर्ट करोगे। जैसे अभी एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई आईफोन्स की, तो सब कंपोनेंट्स इंपोर्ट करोगे, देन आप उसको फिर थोड़ा सा असेंबल किए एंड देन यू विल एक्सपोर्ट। तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, और इस प्रोसेस में हर लेवल पर जॉब्स क्रिएट होते हैं, इकोनॉमी में बढ़त होती है एंड इन जनरल द जीडीपी द इकोनॉमी ग्रोस, इस तरीके का। तो कभी भी जो मुद्दा होता है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी का, वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। बट आप ये भी समझो कि जैसे एक है इंडिया, पार्टी है चाइना। यदि चाइना और इंडिया के बीच में एफटीए हो गया तो चाइना इज द डोमेस्टिक हब। यहां से क्या होगा, इट वुड लीड टू द फ्लडिंग ऑफ चीपर चाइनीज गुड, और फ्लडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो जाएगा तो क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। देयरफॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन एक बहुत ही इंटेंस प्रोसेस होता है, ईयर्स तक चलते रहता है, उसके बाद भी डेडलॉक हो जाता है। तो इसीलिए एक कॉमन मैन को बहुत इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हो सकता है बिजनेस, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बने, हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस चौपट हो जाए। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसी भी जब ट्रेडिंग कंट्री के लिए, एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि अपन यूके एफटीए के साथ बात करें, इंडिया और यूके एफटीए की, तो एक बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि बेसिकली यहां पर यदि अपन एफटीए साइन करते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ, जैसे कि अपन यूएस के साथ एफटीए की नेगोशिएट कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ टॉक स्टॉल हो गए, फिर से रेज्यूम करने की बात हो रही है, स्विट्जरलैंड के साथ किया है, करना चाह रहे हैं, आइसलैंड के साथ किया करना चाह रहे हैं। तो यदि एक टेम्पलेट डिजाइन हो जाता है तो इट वुड बिकम अ प्रिकसर, इसके साथ अपन बाकी कंट्रीज के साथ सिमिलर टेम्पलेट्स में नेगोशिएट कर सकते हैं। दैट इज नंबर वन। दूसरी बात आप समझो, 2020 के बाद से क्या हुआ है, इंडिया ने फिर से एफटीए को री इनिशिएट किया है। जैसे कि अपन ने मॉरिशियस के साथ साइन किया है, अपन ने यूएई के साथ साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। सो traditionally we had only with ASEAN and certain East Asian countries. Now we are trying to expand towards other developed economies. इसराइल के साथ भी बातचीत चल रही है। तो इससे क्या होगा, इंडिया is trying to be more integrated into the global market but on its own terms. That's the most important thing. तो ये हो जाता है, तो बाकियों के साथ भी प्रोग्रेस में अपन को इनिशिएटिव बढ़ेगा, पुश मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ यदि अपन बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड इट इज एक्सपेक्टेड बहुत एक्सटेंड तक ग्रोथ होगा। ऑब्वियसली ड्यूटीज रिमूव होंगी तो ट्रेडिंग बढ़ेगी, सस्ता हो जाएगा, इसलिए
और बाकी सारे यदि अपन देखें तो यूएस, अभी यदि आप यूके की इकोनॉमी को देखोगे तो ब्रेग्जिट हुआ है, इकोनॉमी जनरली थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, तो इट इज लुकिंग फॉर न्यू काइंड ऑफ एफटीएस विथ अदर मेंबर्स। इस केस में इंडिया कुड यूज द फाइनेंशियल कैपिटल लंदन, जिससे, बिकॉज अभी भी यूके कौन से स्टैंडर्ड्स, ईयू स्टैंडर्ड्स को मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स में अडेयर करता है, तो यदि हम यूके को लॉन्च पैड की तरह यूज करें और यूके से फिर अपन यूरोपियन यूनियन में इंडियन गुड्स की एंट्री ला सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन स्टेप, इंटीग्रेशन टुवर्ड्स वाइडर मार्केट। ठीक है, अब यदि अपन समझे देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज, ये सारी बोलबाल में बहुत सारी इश्यू हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं ट्रेड की, तो देखो यदि इंडियन प्रोडक्ट्स को आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसे कमोडिटीज हैं जो ऑलरेडी बिल्कुल जीरो इंपोर्ट ड्यूटी में इंडिया के ऊपर इंपोज की जाती है, जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे कि मेडिसिन, जैसे कि डायमंड्स। इन सारे में क्या है, 0% ड्यूटी ऑलरेडी है। तो यदि ड्यूटी 0% है, एफटीए के बाद कोई चेंज आया? नहीं चेंज आया। यदि चेंज नहीं आया तो कोई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? देयर इज गोइंग टू बी नो सिग्निफिकेंट चेंज ड्यू टू एफटीए। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि सारी कमोडिटीज में जीरो है। देयर आर नंबर ऑफ अदर कमोडिटीज, जैसे पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स, जैसे यार्न है, अपैरल्स है, और इसी से रिलेटेड लेदर इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें फुटवेयर आता है, फुटवेयर। ये सारे में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो ज्यादा है। और इसी समय यदि आप बांग्लादेश को देखोगे तो बांग्लादेश क्या है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, इस वजह से उसको 0% ड्यूटी में एंट्री मिल जाती है मोस्ट ऑफ द यूरोपियन मार्केट में। तो क्या हो रहा है, बांग्लादेश जो कि एक मेजर टेक्सटाइल हब है, उसे एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि यदि आप देखोगे टेक्सटाइल्स को ऑन एन एवरेज 10 to 12% इंपोर्ट ड्यूटी यूके में भी लग रही है और यूरोप में भी, यूरोपियन यूनियन में भी लग रही है। तो 10 से 12% का एडवांटेज मिल जा रहा है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश इज विनिंग। तो यदि इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेती है तो ये जो एडवांटेज है बांग्लादेश को नहीं मिलेगा। इंडियन एक्सपोर्टेड गुड्स विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन यूके एज वेल एज यूरोपियन यूनियन, जिनके साथ अपन एफटीए फ्यूचर्स में साइन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक और मुद्दा है, क्या सिंपली इंपोर्ट ड्यूटी ही एकमात्र पैरामीटर होता है? नहीं, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्वालिटी। तो केवल और केवल आपको प्राइस फैक्टर नहीं होता, खासकर यूरोपियन मार्केट, वेस्टर्न मार्केट क्वालिटी कॉन्शियस भी है। तो आपको यदि इसका फायदा उठाना है तो इंडियन प्रोडक्ट्स हैव टू बी इंप्रूव्ड इन क्वालिटी, उनको यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा। व्हेन दिस इज गोइंग टू हैपन, तभी और तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया को गेन होगा। ठीक है, इसी में थर्ड पॉइंट अपन एनालाइज करते हैं ट्रेड में ही, दैट इज यूके कितना, यूके जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है उसमें कितने % ड्यूटी लगती है। तो यदि आप कार्स देखोगे तो 100% की ड्यूटी है, बहुत बड़ी ड्यूटी है। सिमिलरली देयर आर स्कॉच वाइन्स, विस्कीज, इनमें भी 150% की ड्यूटी है। ऑन एन एवरेज 14-15% की ड्यूटी हर प्रोडक्ट में लगती है। दिस इज वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो यूरोपियन को तो मतलब यूके को तो फायदा होना ही होना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, दिस इज फॉर श्योर। इंडिया कितना बेनिफिट करेगा वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी कितना इंप्रूव कर दे और इन प्रोडक्ट्स में कितना डिस्काउंट इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं बार्गेनिंग के टाइम एश्योर करें। इसी में यदि अपन बात करते हैं सर्विसेज में, तो एक मुद्दा हमेशा होता है कि एफटीए में भैया लोग क्या करते हैं, गुड्स तो इंक्लूड कर देते हैं बट सर्विस को इंक्लूड करने में इन लोग हिचकिचाते हैं। खासकर आप देखोगे चाहे वो एशियान हो, चाहे वो यूरोपियन हो, कोई भी काउंटर पार्ट्स हो, यही फंडा होता है। तो इंडिया भी डिमांड कर रहा है कि इंडियंस को प्रायोरिटी वीजा दिया जाए, खासकर जो प्रोफेशनल सर्विस होती है। प्रोफेशनल सर्विस जैसे कि लंदन इज अ फाइनेंस कैपिटल, तो सीए हो गया, लॉयर्स हो गए, ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, इनको डेटा साइंटिस्ट हो गए, इनको शॉर्ट टर्म वीजा दिया जाए इंडिया को, और इंडियंस को जल्दी से एंट्री मिले, उनके वीजा प्रोविजंस को लिबरलाइज करें। लेकिन तो ये डिमांड है, क्या पॉसिबल है ब्रेग्जिट के बाद? तो ब्रेग्जिट के बाद वीजा इज अ क्रिटिकल इशू।
आपको पता होगा कि यूके में काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी लीडर अपने खिलाफ विल नॉट बी रेडी टू बेयर द ब्लेम कि हमने टू मच दे दिया टू द कंट्री। और खासकर आप समझो, फॉर अ प्राइम मिनिस्टर लाइक ऋषि सुनक जो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनके लिए ये ब्लेम करना बहुत ज्यादा आसान होगा। पीपल कुड से दैट बिकॉज ऑफ हिज ओरिजिन ही गेव टू मच टू इंडिया, और ऐसा ब्लेम वो लेना चाहेंगे नहीं। तो दिस इज वन मेजर कंटेंशियस इशू जो प्रॉब्लमैटिक है। साथ ही साथ यदि आप समझोगे कि कोई भी यदि अपन एफटीए साइन करते हैं तो उसका गुड्स का इंपैक्ट तुरंत हो जाता है, लेकिन सर्विसेज में इंपैक्ट पाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये थी इंडिया की डिमांड। यदि अपन यूके की डिमांड देखें तो यूके क्या करेगा, सोचेगा इंडिया भैया, इंडिया बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि आईटी में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्या इन सर्विसेज में मुझे मौका मिले, तो ये अपने प्रोफेशनल्स को यहां भेजने की डिमांड करेगा। So this is also one demand which has not very much been liked by the Indian policy makers. दोनों तरफ pros and cons आने जाने में opposition किया है। यदि अपन next बात करें rules of origin का, तो होता क्या है, this is country A, यहां से मैंने क्या किया, let us say this country is UK, मैंने फ्रांस से एक कॉमोडिटी ली, यूके में ली और यहां से आगे फॉरवर्ड कर दी। फ्रांस और इंडिया की डायरेक्ट इंपोर्ट ड्यूटी थी लेट अस से 10%। इस एग्रीमेंट की वजह से यूके से इंडिया में हो गई 0%। तो फ्रांस ने क्या किया, 10% को स्किप करने के लिए फ्रांस ने पहले यूके में भेजा एंड फिर उसके बाद इंडिया में भेज दिया। नेट ड्यूटी कितनी हो गई, 0%। इस वजह से फ्रांस ने 10% ड्यूटी बचा ली। ऐसा कंट्रीज करते हैं। ऐसा ना हो इसलिए रूल्स ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट लाया गया कि यदि फ्रांस को 0% ड्यूटी लेना है तो फ्रांस के इंपोर्टेड ड्यूटी यहां पर गुड में वैल्यू एडिशन होना चाहिए, एंड दिस वैल्यू एडिशन सब्सटैंशियल होता है, बहुत सारे मेजरिंग यार्ड्स होता है उनसे किया जाता है। तो ये जब होगा तभी और तभी आपको 0% ड्यूटी मिलेगी। तो इंडिया क्या चाहेगी, इंडिया चाहेगी भैया स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन हो, ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यूज करके कोई इंडिया में चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को डंप ना करें, इंडिया ये चाहेगी। लेकिन यूके, इनफैक्ट नॉट जस्ट यूके बट ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, बी इट ईयू बी इट यूएस, यही डिमांड करते हैं कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को लिबरलाइज किया जाए। क्यों, क्योंकि ये छोटी मोटी कॉमोडिटी लेते रहते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या वैल्यू ऐड करते हैं, समटाइम्स नॉट उतना, और उसको फिर आगे हायर प्राइस में सेल कर देते हैं। इस वजह से यूके यूएस सब रूल्स ऑफ ओरिजिन को लिबरलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये भी एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है। इसके बाद यदि आप देखे होंगे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो बहुत बार ऐसा होता है देयर इज कि केवल और केवल एमएसएमई ही इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकती है, केवल और केवल इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट्स ही इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकते हैं, या देर आर सर्टेन इस टाइप की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में क्या होगा, ब्रिटिश वाले, यूके वाले क्या चाहेंगे कि यहां पर यूके को भी मिल जाए, राइट, ताकि उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इंडियन और यूके प्रोडक्ट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दिस वुड बी द डिमांड ऑफ इंग्लिश पीपल। क्या ये इंडियंस को पसंद आएगी, नहीं आएगी। सो दिस इज वन मेजर प्रॉब्लम। साथ ही साथ देयर आर अदर इश्यूज, जैसे कि अपन बात करेंगे वो है लेबर लॉस की, वो है जेंडर रिलेटेड नॉर्म्स, इन्वायरमेंटल लॉस, डिजिटल ट्रेड। तो देखो अब यदि आप यूरोपियन मार्केट देखोगे तो लेबर स्टैंडर्ड काफी ज्यादा होता है, आईपीआर होता है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं नॉन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और नॉन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। इनको यूज करके यूके और एनी डेवलप्ड कंट्री क्या कर सकती है, इंडियन प्रोडक्ट्स पे फाइन इंपोज कर सकती है या कुछ बैरियर्स इंपोज कर सकती है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में इंडिया को बेनिफिट होगा, नहीं होगा। तो इंडिया क्या चाहेगी, ऐसे कोई भी स्ट्रिक्ट लॉस मेंशन ना हो एफटीए में, ना वो आईपीआर से रिलेटेड हो, लेबर, एनवायरनमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल है सीबीएमएस, जिसे यूरोपियन यूनियन इंपोज करने की बात कर रही है फ्रॉम 2026। तो यदि ऐसा कुछ होगा, इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट चल रहा है,
यदि ऐसा कुछ होता है तो इंडियन कमोडिटी को इंटरनेशनल मार्केट में नुकसान फेस करना पड़ेगा, एंड दिस इज द इशू वी आर टॉकिंग अबाउट। तो विल इंडिया वांट दैट? चाहेगा इनमें स्टैंडर्ड्स की बात ना हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में? वहीं क्योंकि यूके ऑलरेडी हैज दो स्टैंडर्ड्स, इट वुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन द नेगोशिएशंस एंड एग्रीमेंट। अब बिकॉज अपन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो इसीलिए अपन एक, ये भी यूपीएससी जीएस 3 का टॉपिक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट। सबसे पहला आता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देन उसके बाद आता है कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, एंड विल लेटर ऑन टॉक अबाउट द इकोनॉमिक यूनियन। ये इसी ऑर्डर में होता है। यदि अपन सबसे पहले बात करें प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में, होता क्या है, इसमें दो कंट्रीज हैं, लेट अस से वी हैव दिस एज इंडिया, वी हैव दिस एज यूके। प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होगा मतलब कि कुछ सेलेक्ट पॉजिटिव लिस्ट माना जाएगा। पॉजिटिव लिस्ट में जैसे मान लो फार्मा कर दिया या कोई भी कमोडिटीज हो गई, इनमें जो यहां से यहां इंपोर्ट होगा उनमें अपन क्या होगा, ड्यूटीज को खत्म कर देंगे या कम कर देंगे। दिस इज द आइडिया ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ओनली सेलेक्टेड कमोडिटीज में क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी को मिनिमाइज कर दिया जाएगा। दिस इज द आइडिया। क्या ये ज्यादा कमोडिटीज में होता है? नहीं। दिस इज अ वेरी सिंपल आइडिया। एग्जांपल हो गया मरकसर और इंडिया के बीच में पीटीए साइन किया गया। मरकसर क्या है? एक, इट इज एक्चुअली साउथ अमेरिका का एक ट्रेडिंग ब्लॉक है। अभी अपन आगे इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पीटीए में क्या हुआ था, एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई गई थी। वहां पे क्या नॉर्मली क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक नेगेटिव लिस्ट बनाई जाती है, मतलब कि इन स्पेसिफिक कमोडिटीज को छोड़कर बाकी सब में अपन नॉर्मली ड्यूटी को बहुत कम कर देंगे या जीरो कर देंगे। दिस इज द आइडिया। ठीक है, तो इट कवर्स लार्ज कमोडिटीज with few exempted commodities maintained in the negative list। एग्जाम्पल क्या हो गया, इंडिया श्रीलंका का। ठीक है, दिस इज ऑल, सिंपल सी बात में करेंगे। इसकी वजह से ट्रेड बहुत हद तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ही टाइप्स होते हैं, जैसे कि सीका होता है, जैसे कि सीपा होता है। ये जैसे साउथ कोरिया और जापान के साथ इंडिया के एग्रीमेंट है। होता क्या है इसमें, कुछ नहीं होता यार, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है ये, लेकिन इनके साथ कुछ कंडीशंस इंपोज करी जाती है, जिससे कि जो प्रोडक्ट यदि उसमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो तो वो एक हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड फॉलो करे। दैट स्टैंडर्ड कुड बी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, दैट स्टैंडर्ड कुड बी रिलेटेड टू आईपीआर या कोई भी अदर टाइप के, या कुछ रेगुलेशंस हो सकती हैं, रूल्स हो सकती हैं कि भैया इनको फॉलो करना है ट्रेड के समय। दिस इज द मीनिंग ऑफ सीका एंड सीपा। बात करते हैं कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या होता है, यहां पर बहुत सारी कंट्रीज हैं, ये सब आपस में क्या किए, एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉलो करती हैं। ठीक है, दिस इज सिंपल एज दैट। लेकिन बाहर से यदि अपन बात करें, इन कमोडिटीज के साथ एक कॉमन रेट फॉलो करते हैं, दैट इज इट। तो मतलब म्यूचुअली इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और इनके साथ यदि ए को डील करना, तो चाहे ए को 1 के साथ डील करना हो, 2 के साथ, 3 के साथ, 4, एक ही कॉमन रेट अप्लाई होगी। दिस इज द आइडिया ऑफ कस्टम यूनियन। एग्जांपल है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट में क्या हो जाएगा, एक स्टेप और आगे बढ़ गया, कस्टम यूनियन प्लस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मनी, लैंड, लेबर। अब देखो, लैंड तो कहीं मूव कर नहीं सकती, तो बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मनी और लेबर, इजीली मूवमेंट होता रहे। तो एक मार्केट बना इनके बीच में, जब अपन ने देखा ऑलमोस्ट फ्री ट्रेड है, प्लस एक थर्ड पार्टी के साथ इन लोग रेट कॉमन मेंटेन करते हैं। बट दिस वाज व्हाट, कस्टम यूनियन। इसमें एक और फैक्टर प्लस हो गया कि इनके बीच में इस कंट्री से इस कंट्री, यहां से यहां लेबर, मनी, फ्री फ्लो परमिटेड हो, इस तरीके का अरेंजमेंट और हो गया, मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ गए। इसी में और इसे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो वो है इकोनॉमिक यूनियन, जहां पर शेयर्ड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जैसे कॉमन करेंसी, कॉमन टैरिफ। एग्जांपल कौन सा हो गया, यूरोपियन यूनियन, कॉमन करेंसी यूरो, ब्रिटिश यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, इस तरीके का सारा ईसीबी कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए इस तरीके से। तो ऑर्डर देखोगे, पीटीए में क्या हुआ, कुछ लिमिटेड कमोडिटीज में ड्यूटी को कम करते हैं, एफटीए में सारे कमोडिटीज में ऑलमोस्ट जीरो ड्यूटी कर देते हैं एक्सेप्ट फ्यू नेगेटिव लिस्ट। कस्टम यूनियन में क्या हुआ, एफटीए हुआ प्लस क्या हुआ, एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ हो गई। इसमें क्या हो गया,
कस्टम यूनियन हुआ, प्लस एक और कंडीशन क्या हो गई कि इनके बीच में जो सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका फ्री मोबिलिटी हो गई। इकोनॉमिक यूनियन में क्या हुआ, कॉमन करेंसी, और ये हो गया। तो जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। दिस इज द आइडिया, दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एक और आता है, वो आता है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम बहुत सिंपल है यार। देखो क्या हो रहा है ना, मेरे को बाद में किसी के साथ एफटीए साइन करना है, एफटीए साइन करना है, लेकिन सारी कंडीशंस पॉसिबल नहीं हो पा रही है, नेगोशिएट नहीं हो पा रही है। तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए मैं क्या किया, सर्टेन कम्युनिटीज के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर लिया ताकि फ्यूचर में एक फुल फ्लेजेड एफटीए साइन हो जाए। दिस इज नोन एज अर्ली हार्वेस्ट। इसका एम क्या है, टुवर्ड्स फुल फ्लेजेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इट इज लाइक यू कैन से अ पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द, आजकल अर्ली हार्वेस्ट बहुत न्यूज में रह रहा है, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस यहां पे कर दिया। नेक्स्ट एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज यूपीएससी 2018 का। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, व्हिच ऑफ द अबव आर फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए। यदि आपको पता होगा, ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि उस समय आरसीईपी बहुत ज्यादा न्यूज में था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इरेलेवेंट हो गया है, फिर भी आरसीईपी की बात हो रही थी। तो वही सारी कंट्रीज जिनका एशियान के साथ एफटीए है, they were to be become the members of RCEP। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा नहीं था, चाइना था, इंडिया था, जापान था, यूएस नहीं था। तो 1 3 4 5, 1 3 4 5 सी इज द आंसर। आरसीईपी हैज बिन, अभी की डेट में स्टार्ट हो चुका है आरसीईपी, बट इंडिया विड्रू फ्रॉम आरसीईपी। तो आरसीईपी भी एक टाइप का एफटीए है, बट दिस इज मल्टीलैटरल अरेंजमेंट। ठीक है, it is permissible under WTO regime। You can say that when many countries together form a group और एक free trade agreement करते हैं, उसको बोलते हैं multilateral form of FTA। ठीक है, RCEP was one example। एक और ऐसे ही यूएस का हुआ है TTP। ठीक है, यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। दिस आर द थिंग्स। So I think that's it for now। I hope you liked it। Thank you। Have a nice day।